आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। परीक्षा में फेल करने वाले 83 बच्चों को टैगोर सोसाइटी स्कूल ने टीसी थमाया। अभिभावकों ने किया स्कूल में हल्ला हंगामा, की पुनः एडमिशन की मांग। स्कूल प्रबंधन अपने निर्णय पर अड़ा, कहा नहीं होगी कोई सुनवाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची साकची पुलिस ने हस्तक्षेप कर कराया मामले को शांत। जिले के 102 सेंटरों पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू। उड़नदस्ता व प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। कदाचार मुक्त परीक्षा एवं विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण को लेकर प्रशासन गंभीर। जिले भर के सभी सेंटरों पर शांतिपूर्वक हुई परीक्षाएं। प्रदूषण फैलाने के विरोध में डीडी स्टील कंपनी के खिलाफ लामबंद हुए ग्रामीण। सरायकेला समाहरणालय के समक्ष ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन। वायु प्रदूषण के साथ साथ जल के प्रदूषित होने का बढ़ रहा खतरा। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ डीसी से कार्रवाई की मांग। कंपनी पर प्रदूषण की शर्तों के उल्लंघन का आरोप। आइए बात करते हैं परीक्षा में फेल करने के बाद टैगोर सोसाइटी हाई स्कूल प्रबंधन द्वारा 83 बच्चों को टीसी देकर स्कूल से निकाले जाने की। जमशेदपुर के साकची स्थित टैगोर सोसाइटी हाई स्कूल में मंगलवार को परीक्षा में 83 बच्चे फेल हो गए। बच्चों के परिजनों को परीक्षा परिणाम के साथ ही स्कूल से निकालते हुए टीसी दे दिया गया। परिजनों ने प्रबंधन से काफी गुहार लगाई कि उनके बच्चे को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए, पर प्रबंधन ने उनकी एक न सुनी और उन्हें स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बच्चों के अभिभावक काफी नाराज व दुखी दिखे। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित स्कूल के बाहर खड़े परिजनों के आंसू छलक पड़े और उन्होंने देखते देखते हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होता देख स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे परिजनों को शांत कराया। परिजनों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा पूरी फीस बकाया रहने पर रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने पूरी फीस जमा की, तब जाकर रिपोर्ट कार्ड दिया गया है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से फेल हुए बच्चों को प्रमोट करने की भी गुहार लगाई, पर प्रबंधन ने प्रमोट करने से मना कर दिया। इस दौरान 8वीं कक्षा के कुल 227 बच्चों में से 83 बच्चों को टीसी दे दी गई है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल मधुचंदा मजुमदार ने बताया कि जिन बच्चों को टीसी दिया गया है वे काफी कमजोर हैं। इसके पूर्व भी इन्हें चेतावनी दी गई थी कि सभी मन लगाकर पढ़ाई करें। उनके परिजनों को भी बुलाकर ये बताया गया था कि बच्चों पर ध्यान दें। अगर बच्चे फेल करेंगे तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब परीक्षा में फेल होने के बाद परिजन प्रमोट करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फेल नहीं करना है, पर जितने भी बच्चे फेल हुए हैं सभी की उम्र 14 साल से ज्यादा है। प्रबंधन ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले में कमेटी के साथ बैठक की जाएगी। बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। ये तुम लोग पढ़ो अच्छा से, नहीं तो टीसी मिल जाएगा। सेशन का शुरू में हम एक क्राइटेरिया शीट बना के सब गार्जियन को देके साइन कराए, जो पास नहीं होगा तो क्या होगा, सब कुछ जो कितना परसेंटेज होने से पास है, डायरी में भी लिखा है जो कितना परसेंटेज होने से पास होता है। लेकिन साल भर वो लोग कोई कोशिश नहीं की। गार्जियन से बोल के चले जाते, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन देखिए 8 से 9, 9 से 10 हर साल ऐसा होगा तो कैसे हम लोग का ये जो है एजुकेशन सिस्टम कैसे अच्छा हो। बच्चा फेल हुआ 8 से आपका 83, तो हम लोग का सेक्शन भी ज्यादा है। बच्चा उधर से गए 83, 200 समथिंग 27 है, तो उधर से 8 स्टैंडर्ड। Yes, elementary education should be completed. If the child cannot do properly. मैम क्योंकि वो लोग को पकड़ के आप रख नहीं सकता है मुनाफा करने के लिए। मैम आप दूसरा बोर्ड में जाने का मौका देना है आपको।
वो बच्चा नहीं कर पा मैम। बच्चा देखिए वो बोलिएगा तो हम लोग का भी ये है गार्जियन का स्कूल की जिम्मेदारी तो नहीं है। देखिए है 5 घंटा हम लोग का फीस पास तो आप लेते हैं ना रहता है। मैम? सुनिए 5 घंटा हम लोग पढ़ाते हैं और 19 घंटा वो लोग का पास है। उधर में आजकल मोबाइल के चलते सबके मोबाइल लेके घर में खेल रहा है। आज हम लोग को गार्जियन की तरफ से बोला है कि टाइगर स्कूल में टाइगर अकेडमी स्कूल में यहाँ के 83 बच्चों को बिना किसी सूचना का उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया गया है। जैसे इसकी सूचना प्राप्त कहाँ है कॉलेज प्रबंधक से हमारी बात हो रही है। कॉलेज प्रबंधक का कहना है कि बच्चे बहुत वीक है, अगर बच्चे वीक है तो उसको पढ़ने का मौका कौन देगा? स्कूल प्रबंधक को ही देना चाहिए। तो हमारी यही मांग है स्कूल प्रबंधक से कि आप सभी बच्चों को एक बार पुनः फिर से मौका दें और गार्जियन से एक बार लिखवा लें कि हमारे बच्चे अच्छे करेंगे तो हम स्कूल में पढ़ाएंगे। तो यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने कहा है कि हम अभी बात कर रहे हैं, बैठक करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि स्कूल प्रबंधक सभी बच्चों को एक बार फिर से मौका देंगे। अगर बच्चा पहले से कमजोर था तो कमजोर बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ना कि उसको बीच मझधार में उठा के आप फेंक देते हैं। हर स्कूल अगर कृमि बच्चे ही खोजेगा तो 30% 40% के बच्चे जो है वो फिर कहाँ जाएगा? हमारा एक ही तौर पे मांग है, जिस क्लास में बच्चे हैं उसी क्लास में बच्चों को एक और मौका दिया जाए ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। कमेटी एक निर्णय ले और प्रमोट भले ना करें लेकिन वही क्लास में पुनः उसको एग्जाम देने का मौका दिया जाए ताकि बच्चों का वार्ता हुई आपकी कुछ वार्ता तो 90% सफल दिख रहा है, लेकिन स्कूल प्रबंधन के ऊपर में है कि बच्चों को मौका नहीं देगी, क्या देगी। अगर मौका नहीं देता है तो तमाम छात्र संगठन के यहाँ पर लोग हैं तो फिर उग्र आंदोलन को झेलना होगा स्कूल प्रबंधन को, क्योंकि हमारा पहला प्राथमिकता है कि बच्चों के भविष्य के अलावा हमें और कुछ नहीं दिखता है। ये बच्चों को पुनः रिपीट करना होगा। अगर नहीं होता है तो आने वाले दिन में शायद स्कूल को हम लोग बंद करने का काम करें। हमें को सूचना मिला कि स्कूल में दर्द हो रहा है, भाषा रसी हो रहा है गार्जियन और प्रिंसिपल लोग के बीच में। तो सूचना मिलने के बाद हम यहाँ, तो यहाँ आने के बाद पता चला कि 70-80 बच्चा लोग को टीसी दे दिया गया है। बस उसी को लेके गार्जियन और स्कूल के बीच में मतलब विवाद चल रहा है। तो अभी सब गया हुआ है अपना सब बात करने के लिए कि मतलब क्या उस पर किया जाएगा, क्योंकि बच्चा का भविष्य का भी बात है कि डायरेक्ट टीसी आप कैसे दे दिए हैं। तो बस उसी को लेकर अंदर में बातचीत अभी चल रहा है। बस उसी बात को लेकर दोनों पार्टी मतलब उग्र हो गया था कि टीसी क्यों दिया गया है। तो रीजन जानने के लिए लोग अभी समझ ही नहीं रहा है उस बात को। तो उसी बात को लेकर तो अभी बातचीत कर रहा है कि मतलब कारण समझाने का कोशिश कर रहा है कि क्यों दिया गया है, अटेंडेंस नहीं है या फिर स्कूल नहीं आता है। आइए बात करते हैं जिले के 102 सेंटर पर आज से शुरू हुई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की। जिले के 102 सेंटरों पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा एवं विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण को लेकर उड़नदस्ता व प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों द्वारा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। शाम तक मिली खबरों के मुताबिक सभी परीक्षाएं शांतिपूर्वक हुई हैं। कहीं से किसी अप्रिय घटना अथवा कदाचार की सूचना नहीं है। राज्य भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी 14 मार्च से जाक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं ली जा रही हैं। बता दें कि जिले भर में मैट्रिक के लिए 73 केंद्रों में कुल 26,237 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं 29 सेंटरों में कुल 24,702 परीक्षार्थी इंटर की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। जिले भर में कुल 147 दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई है। वहीं कदाचार मुक्त परीक्षा एवं विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। देर शाम मिली खबरों के मुताबिक जिले भर में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं हुई हैं। कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। आज हमारे यहाँ 2 सेंटर है। एक्चुअली वोकेशनल कोर्सेज का जो आज एग्जाम हो रहा है, तो हमारे यहाँ IIT हो रहा है, AUT हो रहा है, HEOL हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे यहाँ अलॉटेड है 147 और सारे प्रेजेंट है, एब्सेंट कोई भी नहीं है। एक हैंडीकैप बच्ची है, ज़्यादा हैंडीकैप नहीं है, इसलिए वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में ही है, रूम नंबर 1 में बैठी है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं डीजी कंपनी के खिलाफ सरायकेला डीसी ऑफिस के सामने ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन की। सरायकेला खरसावां जिले के मुड़िया पंचायत स्थित डीडी स्टील कंपनी द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के मुद्दे को लेकर मंगलवार को स्थानीय ग्रामीणों ने सरायकेला समाहरणालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे रविंद्र मंडल ने बताया कि कंपनी के प्रदूषण की मार से ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वायु के साथ साथ जल भी प्रदूषित हो रहा है।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ग्रामीणों ने समाहरणालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि कंपनी द्वारा लगातार वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो भविष्य में स्थिति और भयंकर उत्पन्न हो सकती है। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे स्थानीय नेता रविंद्र मंडल ने बताया कि जनजीवन के साथ पशु पक्षी भी प्रदूषण की चपेट में है। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे वायु प्रदूषण के चलते नदी तालाब भी प्रभावित हो रहे हैं। मामले को लेकर एक शिकायत पत्र ग्रामीणों ने उपायुक्त को सौंपा है, जिसमें कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा द्वारा उपायुक्त को सौंपे गए शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि कंपनी प्रदूषण नियंत्रण शर्तों का अनुपालन नहीं कर रही है। पत्र के माध्यम से बताया गया कि वायु नियंत्रण प्रदूषण अधिनियम 1981 का भी कंपनी द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। इधर इस समस्या पर उपायुक्त अरवा राज कमल ने कहा कि मामले को लेकर प्राप्त शिकायत पत्र के आधार पर जांच की जाएगी। अगर कंपनी ने प्रदूषण मानकों का सही से अनुपालन नहीं किया तो कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान मसलेवा गांव मुड़िया पंचायत के कई ग्रामीणों ने आज एक आवेदन पत्र दिया है, शिकायत पत्र दिया है। वहाँ अवस्थित एक कंपनी है डीडी स्टील प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा वायु प्रदूषण किया जा रहा है और प्रदूषण का मात्रा काफ़ी बढ़ गया करके उनके द्वारा मुझे बताया गया। तो मैं झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो यहाँ के कोल्हान प्रमंडल के जो पदाधिकारी हैं उनसे मैंने वार्ता किया। यथाशीघ्र इस संबंध में टेक्निकल जांच करते हुए जो पैरामीटर्स का जो लिमिट्स हैं, क्या इसके बाहर एयर पोल्यूशन उस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है या नहीं, इस बात के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन बहुत जल्दी देंगे। तो जैसा आप पूर्व में भी जानते होंगे कि कुछ कंपनीज के संबंध में इस तरह का शिकायत जब आया था, जेएसपीसीबी का पदाधिकारी वहां जाकर टेक्निकल जांच किए, सैंपल का एनालिसिस करने के बाद जहां जहां ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन किया जा रहा था वहां तुरंत माननीय एनजीटी के डायरेक्शन में भी वैसे कंपनीज पे पेनल्टी लगाया गया। तो इस मामले में भी तकनीकी रूप से जो तथ्य सामने आएगा, यदि वो पैरामीटर्स के बाहर जा रहा है तो उस पर भी गंभीर से गंभीर। अब हम लोग आंदोलन छेड़े हैं और बहुत ज़्यादा इसका जो वायु प्रदूषण हो रहा है इसमें हम लोग जो ग्रामीण है बहुत ज़्यादा हम लोग प्रभावित है। इसको लेकर हम लोग सब ग्रामीण एकता मंच लेकर हम लोग आए हैं डीसी के पास ज्ञापन देने के लिए। अगर हमारी मांगों को उपायुक्त महोदय नहीं सुनेंगे तो अगला हमारा दरवाजा खुला है, हम लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं, जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। कम से तो सब पंचायत के लोग प्रभावित हैं। कि हम लोग का आज ये जो आज का कार्यक्रम को मीडिया कवर कर रहे हैं, सबसे पहले क्या है कि हमारे क्षेत्र में बहुत से कंपनी बैठे हैं। जो ये डीडी स्टील है, इसका जिस प्रकार से धुआं, काला धुआं उगल रहा है, ये हमारे जमीन परत दर परत बैठ रहा है। और इस जमीन जो परत दर परत बैठ रहा है, हम लोग खाना खाने के लिए भी हम लोग जब खांसते हैं तो उससे भी काला निकल रहे हैं। तो हम लोग बाध्य करना, हम लोग इसके पहले भी डीसी महोदय के, हम लोग उपायुक्त महोदय के हम लोग व्यक्तिगत रूप से हम लोग सोशल मीडिया के साथ हम लोग ज्ञापन सौंपे थे कि सर इसका कार्रवाई किया जाए। लेकिन डीसी साहब पता नहीं क्यों नहीं किए। हम लोग डीसी साहब से कोई हम लोग शिकायत नहीं है और जिला का मालिक है, लेकिन हम लोग आज इतने पब्लिक जो आए हैं, हजारों पब्लिक साथ में है, ये पब्लिक का मांग है कि यथाशीघ्र हम लोग का जो काला धुआं निकल रहा है उसको बंद किया जाए। आइए बात करते हैं जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने जा रही झारखंड स्टेट ओपन फीडे रेटिंग चेस प्रतियोगिता की। पूर्वी सिंहभूम जिला चेस एसोसिएशन द्वारा 15 से 18 मार्च तक झारखंड स्टेट ओपन फीडे रेटिंग चेस प्रतियोगिता का आयोजन जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने जा रहा है। टाटा स्टील खेल विभाग के मुख्य मुकुल विनायक चौधरी ने सोमवार को बताया कि प्रतियोगिता में कुल 1 लाख रुपए की इनामी राशि दांव पर होगी। विजेता को 21,000 व उप विजेता को 15,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही टॉप 21 खिलाड़ियों को भी नगद पुरस्कार मिलेंगे। संवाददाताओं को जानकारी देते हुए मुकुल विनायक चौधरी ने बताया कि बोकारो, धनबाद, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, रांची, सरायकेला, लोहरदगा, हजारीबाग व पश्चिम सिंहभूम सहित कुल 9 जिले के 170 खिलाड़ी भाग लेंगे। 140 खिलाड़ियों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 8 राउंड तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम के सबसे अधिक 54 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के रोशन विजय शांडिल्य को उच्च रेटिंग के आधार पर पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीयता दी गई है। रांची की अदिति राज 79 रेटिंग पॉइंट के साथ महिला वर्ग में टॉप सीडेड खिलाड़ी हैं।
68 वर्षीय विजय सिंह सबसे उम्रदराज खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। 7 वर्षीय विवान बसाक सबसे युवा खिलाड़ी हैं। मौके पर सीनियर मैनेजर स्पोर्ट्स विभूति अडेसरा, एनके तिवारी, जयंत कुमार भुइया व चंदन कुमार प्रसाद मौजूद थे। स्टेट चैंपियनशिप करा रहे ओपन। लास्ट टाइम जो हुआ था वो बेसिकली 2016 में हुआ था, उसके बाद बहुत लंबा गैप हो चुका है, बट हम उसको रिवाइव करना चाहते थे और अभी ये शुरू हुआ। हमें उम्मीद है कि जिस तरह का हमारा इंटरेस्ट चेस में बढ़ रहा है और जिस तरह टाटा स्टील चेस को नेशनल लेवल पे भी प्रमोट कर रहा है, ये एक अच्छी पहल होगी हमारी तरफ से टू अगेन रिवाइव चेस एट स्टेट लेवल, जो कि जमशेदपुर में होगा। तो हम चाहेंगे कि इसको जितने तरीके से हम सपोर्ट कर सकें। एक तो है कि इसको देख के काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, जब अच्छे अच्छे प्लेयर आके यहाँ खेलेंगे तो प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा जिससे चेस को ओवरऑल बेनिफिट होगा। तो हम चाहेंगे कि इसको जितना ज़्यादा प्रमोट कर सके, इस स्पोर्ट को हम करना चाहिए और हम हमारी कोशिश है एज टाटा स्टील उसी टूर के इसको प्रमोट किया जाए। अभी 150 के करीब बच्चों ने लोगों ने एडमिट किया ये दिया है, बट मेरे ख्याल से 155-160 तक शायद हमको क्लोज करना पड़े, बिकॉज काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। 170, तो अगर 170 तक हम लोग, बिकॉज हमारी भी एक पोटेंशियल और कैपेसिटी है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी नंबर लें उनके साथ जस्टिस कर सकें। तो ऐसा भी नहीं हो कि हम ज़्यादा लें, तो हम हमारे कैपेसिटी के हिसाब से लेंगे ताकि एक अच्छा शो मैनेज हो जाए। अंडर कैटेगरी मेरे ख्याल से सबसे नीचे वाला इज़ अंडर 7 से शुरू हो रहा है। 68 ईयर ओल्ड्स भी है। बेसिकली 21,000 का प्राइज़ है फर्स्ट, जो कि आई थिंक इस लेवल के टूर्नामेंट के लिए बहुत ही अच्छा प्राइज़ है। सेकेंड प्राइज़ 15,000 है, फिर 10 और फिर नीचे छोटे छोटे प्राइज़। बट हम चाहेंगे इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को एक तरीके की ट्रीटमेंट हो रही है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के प्राइजेस में। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेटिंग टूर्नामेंट है, तो ये हमने बेसिकली जान के लिया था ताकि हमारे इधर के जो चेस प्लेयर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिले और इसका रैंकिंग में बेनिफिट हो जाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपार्ट फ्रॉम द प्राइज मनी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आइए बात करते हैं सहारा इंडिया के निवेशकों द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष किए जा रहे 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। सहारा इंडिया के निवेशकों का जमा पैसा वापस किए जाने की मांग को लेकर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले देश भर के जिला मुख्यालयों के समक्ष 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। साथ ही केंद्र सरकार से देश के सभी भुक्तभोगियों के पैसे वापस किए जाने की मांग की गई। सहारा इंडिया पर आरोप है कि उसने निवेशकों के करोड़ों रुपए गबन कर लिए हैं। जमाकर्ता का पैसा दिलाओ, जमाकर्ता का पैसा दिलाओ, पैसा दिलाओ, पैसा दिलाओ, एक ही मांग एक ही नारा, भुगतान करो हमारा, एक ही मांग एक ही नारा, सारा इंडिया भुगतान करो हमारा, एक ही मांग एक ही नारा। भूख हड़ताल पर बैठे निवेशकों ने बताया कि कई वर्षों से सहारा और सेबी के विवाद का बहाना बनाते हुए सहारा इंडिया ने निवेशकों के पैसे का गबन किया। ऐसे में सहारा में निवेश करने वाले छोटे से बड़े निवेशक एवं खाता धारक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी इस मामले में कोई पहल नहीं कर रही है और देश भर में करोड़ों लोग इसके भुक्तभोगी हैं। इतना होने के बावजूद अभी तक सहारा के एजेंट ऑफिस खोलकर गैर कानूनी तरीके से खाता धारकों से खातों में पैसे जमा करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार खाता धारकों एवं निवेशकों से पैसा वापस करने की दिशा में पहल नहीं करती है तो आगामी चुनाव में वे लोग वोटों का बहिष्कार भी करेंगे। आज हम लोग जमशेदपुर डीसी कार्यालय के बाहर में 1 दिवसीय भूख हड़ताल का और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये हम लोग संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर के तहत आए हुए हैं और पिछले 2 साल से सहारा इंडिया जो लोगों की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है उसका भुगतान नहीं कर रही है, उसका भुगतान दिलवाने के लिए हम लोग आज प्रशासन से गुहार लगाने, जमशेदपुर प्रशासन से गुहार लगाने बैठे हुए हैं कि प्रशासन हमारा सहयोग करे और भुगतान दिलाने में जो भी मदद हो वो हमारा मदद करे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हमारी ये है कि प्रशासन के सहयोग से अगर पैसा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट में जाना पड़े उस कोर्ट तक जाएंगे। और सहारा की जितनी सोसाइटीज़ है उसको हमारे गृह मंत्रालय के तरफ से परमिशन मिला हुआ है सोसाइटीज़ में पैसा लेने का, तो हम लोग गृह मंत्रालय से भी ये गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारा पैसा दिलवाने का काम करें, क्योंकि आप ही उसके गार्जियन हो सोसाइटीज़ के। आइए बात करते हैं युवती के परिजनों द्वारा
द्वारा किए जा रहे विरोध के बावजूद प्रेमी जोड़े द्वारा भागकर शादी रचा लिए जाने की। मानगो हयातनगर निवासी निगार सुल्ताना और जवाहरनगर रोड नंबर 14 निवासी अमजद ने एक दूसरे से प्रेम विवाह कर लिया है। दोनों के बीच पहले से पारिवारिक रिश्ते हैं। वहीं अब निगार की मां व मामा उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसको लेकर मंगलवार को निगार और अमजद एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एसएसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई। दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने स्वेच्छा से शादी रचाई है, उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। निगार सुल्ताना ने बताया कि 3 साल पहले अमजद से उसकी जान पहचान हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने की ठानी। शादी को लेकर दोनों के परिजन भी मान गए, पर निगार की मां ने अमजद से उसका घर बेटी के नाम करने को कहा। अमजद ने ऐसा करने से मना कर दिया। 3 माह पूर्व दोनों ने घर से भागकर पुलिया के कोर्ट में शादी कर ली। अब निगार की मां और मामा उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद वे लोग एसएसपी से मिलने पहुंचे हैं और सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं अमजद की बड़ी भाभी ने कहा कि निगार और अमजद ने आज से 3 वर्ष पूर्व मंगनी की थी। निगार की मां का कहना था कि अमजद उसकी बेटी के नाम से 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए, तभी वे शादी की इजाजत दे सकती है, लेकिन अमजद ऐसा करने में सक्षम नहीं है। है और हमने दोनों ने मतलब शादी कर लिया है लीगल तरीके से, और हम लोग दोनों को खतरा है मेरे अम्मी से, मेरे मामू से, वो लोग हम लोग को जान से मारने का धमकी। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे और लोग का 3 साल पहले मंगनी हो चुकी थी। उसके बाद लड़की का माँ का कहना था कि लड़का अपना मतलब लड़की के नाम से 10 लाख रुपया फिक्स करेगा, या उसकी लड़का का मम्मी का घर अपनी बेटी का नाम से मतलब उसकी गर्लफ्रेंड के नाम से अगर करेगा तो ही उसकी शादी कराएगी, नहीं तो नहीं कराएगी। और उसको हर वक्त लड़की को मारना पीटना, उसको टॉर्चर करना करती थी, और फिर उसको भगाने में भी लड़की का माँ का हाथ है। अभी मिलना इन लोग को घर लेके जाना है सेफ्टी के साथ, क्योंकि इधर से मिल रही है। बोले इन लोग को लेके जाइए और आराम से रहिए, कोई अगर ऐसा बात होता है तो आप लोग थाना में कंप्लेन करिए। आइए बात करते हैं सिंहभूम कॉलेज में डॉक्टर सरोज कुमार कैवर्ट द्वारा नए प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किए जाने की। सिंहभूम कॉलेज चांडिल के नए प्राचार्य डॉक्टर सरोज कुमार कैवर्ट ने सोमवार को अपना प्रभार संभाल लिया है। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चांडिल नगर इकाई के सदस्यों ने नए प्राचार्य का स्वागत किया, उन्हें गुलदस्ता भेंट कर नई जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दी। इसके पहले डॉक्टर कैवर्ट काशी साहू कॉलेज सरायकेला में पदस्थापित थे। वहीं निवर्तमान प्राचार्य बीएन प्रसाद को काशी साहू कॉलेज का नया प्राचार्य बनाया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद प्राचार्य सरोज कुमार कैवर्ट ने कहा कि कॉलेज में पठन पाठन व्यवस्था को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि सभी को एक सूत्र में बांधकर कॉलेज का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। इसमें कॉलेज के सभी अध्यापक, कर्मी व विद्यार्थियों का योगदान अनिवार्य होगा। वहीं डॉक्टर कैवर्ट ने कहा कि महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे पहले पहल किया जाएगा। साथ ही महाविद्यालय में विद्यार्थियों का ड्रेस कोड लागू करने एवं आई कार्ड दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को कॉलेज परिसर में आने के लिए गेट में एंट्री के लिए अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे कॉलेज की व्यवस्था में परिवर्तन नजर आएगा और विद्यार्थियों के अनुरूप हर कार्य संचालित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। प्राचार्य ने कहा कि ये महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में आता है, हमें लोगों की मजबूरी को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की जरूरत है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आए तो देखे कि यहाँ एग्जाम चल रहा है, दोनों सेटिंग अभी 4 या 5 अप्रैल को चलेगा। कॉलेज का मेरा यही ये रहेगा भविष्य में कि कॉलेज का यहाँ सर्वांगीण विकास हो, है ना, और बच्चों के स्टूडेंट के हित में यहाँ काम हो, और साथ साथ जो है सो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास हो, जिससे कि आने वाले समय में जो नेक होना है उसके भी तैयारी जो है बढ़िया से हो। और जितने सारे सेल्स है नेक के लिए जो ज़रूरत होता है वो सब सेल बने और एक्टिव हो, काम करे हर सेल। और जहाँ तक जैसे आप बोल रहे हैं कि ड्रेस कोड के बारे में, उसके बारे में हम प्रयास करेंगे कि हर एक बच्चा को ड्रेस में कॉलेज एंट्री मिले, ड्रेस कोड का यहाँ पालन हो। धीरे धीरे ही सही, एक बार की तो संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उतना जल्दी शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ ड्रेस कोड लागू। आई कार्ड के लिए भी प्रयास करेंगे, यहाँ क्या स्थिति है थोड़ा जान लेंगे हम, क्योंकि कल ही तो आए हैं। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और जो भी समस्या है वो आई कार्ड को देने के बारे में संबंध में उसका हम समाधान के लिए प्रयास करेंगे। आज के
के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।